हाँ भाई दोस्तों, राधे राधे, सबको प्रणाम, सबको नमस्कार, सबको नमस्ते, सबको गुड इवनिंग। और आप सभी का जो है एक बार फिर से इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आप सब लोगों को पता है कि हम बिल्कुल अंतिम चरण में चल रहे हैं। लगभग जो है अपना कोर्स कंप्लीट हो चुका है और बाकी का जो है वो भी आज की क्लास में अपन लगभग पूरा करने का उसको प्रयास करेंगे। और बाकी की जो बची हुई चीज़ें रहेगी वो हो सकता है कि कल क्लास आपकी एक और लग जाए। कल आपका क्लास 100% साइकोलॉजी का कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, है ना। आज अपन सृजनात्मक बालकों की बात कर रहे थे, कल की क्लास में भी अपन ने बात की थी और कुछ चीज़ें जो है अपनी रह गई थी उनके बारे में अपन आज की क्लास में बात करेंगे। जैसे, है ना, कल की क्लास में के अंतर्गत अपन ने बहुत सारी चीजें पढ़ी थी। जैसे मैंने आपको पहलू पढ़ाए थे, सृजनात्मक बालकों के पहलू, धारा प्रवाहिता वगैरह, विस्तारण, मौलिकता, लचीलापन, इनके बारे में अपन ने बात की थी। उसके बाद अपन ने ये बात की थी कि विशेषताएं क्या क्या होती है सृजनात्मक बालकों के अंतर्गत, या सृजनात्मकता की विशेषताएं क्या क्या होती है, इस चीज के ऊपर भी अपन ने कल की क्लास में चर्चा की थी। आज की क्लास की अपन बात करें कि आज की क्लास में अपन क्या बात करने वाले हैं, तो आज की क्लास में अपन कल की क्लास में अपन ने एक चीज और भी पढ़ ली थी। सृजनात्मकता और बुद्धि के मध्य संबंध किस प्रकार के होते हैं, कैसे धनात्मक संबंध होते हैं, किस आईक्यू लेवल तक सृजनात्मकता का संबंध स्थापित होता है, इन सारी बातों को अपन ने कल की क्लास के अंतर्गत पढ़ लिया था। दो चीजें अपने सामने और बचती है, एक तो मापन और एक बचता है अपने सामने सिद्धांत। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे सृजनात्मकता के सिद्धांत। आज की क्लास की पहली हेडिंग लगाना आप, सृजनात्मकता के प्रमुख सिद्धांत। सृजनात्मकता के प्रमुख सिद्धांत। दो चीज आज पढ़ेंगे, मापन भी पढ़ेंगे आज और सिद्धांत भी पढ़ेंगे। आज इस टॉपिक को अपन समाप्त करेंगे। सृजनात्मकता के प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से होते हैं इनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। बहुत छोटे छोटे से सिद्धांत है, एक एक लाइन के अंतर्गत आप इन सिद्धांतों को आराम से क्या कर लोगे मेरे दोस्तों, समझ जाओगे। ये आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले आपके सृजनात्मकता का सिद्धांत आता है, जिसको अपन ने बहुत डिटेल से पढ़ रखा है। वो सिद्धांत कहलाता है, आपके पहला सिद्धांत सृजनात्मकता का आएगा, उसका नाम है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। भाई क्या नाम आएगा मेरे दोस्तों, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। आप सब लोगों को पता है कि जब भी आपके सामने ये नाम लिखा जाता है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, तो आपके दिमाग में एक ही नाम घूमता है। और वो नाम कौन सा घूमता है मेरे दोस्तों, वो नाम घूमता है आपके सिगमंड फ्राइड, है ना। मनोविश्लेषणात्मक संप्रदाय जो दिया था वो भी आपके सिगमंड फ्राइड ने दिया था। उन्हीं का आपके सृजनात्मकता में सिद्धांत आता है, जिसका नाम है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के अंतर्गत सिगमंड फ्राइड क्या कहता है, सिगमंड फ्राइड कहता है कि आपकी पूर्व चेतना पर आपकी सृजनात्मकता निर्भर करती है। यानी कि अप्रत्यक्ष रूप से सिगमंड फ्राइड हमें यह बताना चाह रहा है कि हमारी सृजनात्मकता हमारे सबकॉन्शियस माइंड पर निर्भर करती है, हमारे अचेतन मन पर निर्भर करती है। क्योंकि अचेतन मन में ही हमारी पूर्व चेतना का मतलब हमारा प्रीवियस नॉलेज, हमारा प्रीवियस जो इंफॉर्मेशन है ना, जो हमारा पूर्व ज्ञान है, जो हमारी पूर्व सूचनाएं हैं, वो सारी की सारी कहाँ पड़ी रहती है, तो वो सारी की सारी आपके अचेतन मन के अंदर पड़ी रहती है। तो इसका साफ अर्थ ये हो गया कि अपन जो है इसका साफ अर्थ ये निकलेगा कि अचेतन मन में जो है हमारी सृजनात्मकता का निर्माण होता है। यानी कोई बालक सृजनात्मक होगा या नहीं होगा, ये इस चीज के ऊपर निर्भर करता है कि उसके पास में उसका प्रीवियस नॉलेज कितना है, वो प्रीवियस ज्ञान कितना रखता है, उसकी पूर्व चेतना कितनी है। तो पहला सिद्धांत आता है आपके मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। और मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के अंदर सिगमंड फ्राइड क्या कहता है, सिगमंड फ्राइड कहता है सृजनात्मकता पूर्व चेतना पर निर्भर रहती है या पूर्व चेतना से निर्धारित होती है, पूर्व चेतना से निर्धारित होती है।
ये आपको क्या रखना है मेरे दोस्तों, ध्यान रखना है कि हमारी जो प्रीवियस नॉलेज है, हमारी जो पूर्व की चेतना है, हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, उस चीज के ऊपर हमारी चेतना क्या रहती है मेरे दोस्तों, निर्भर रहती है। ये आपको क्या रखना है दोस्तों, ध्यान रखना है। तो पहला सिद्धांत कौन सा होगा, तो पहला सिद्धांत हो जाएगा मेरे दोस्तों आपके मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, जो किसने दिया था, सिगमंड फ्राइड ने दिया था। और सिगमंड फ्राइड क्या कहता है कि सृजनात्मकता हमारी पूर्व चेतना पर क्या होती है मेरे दोस्तों, निर्धारित रहती है या पूर्व चेतना पर निर्भर रहती है। ठीक ऐसा ही हमारे पास में दूसरा सिद्धांत जो आता है उसका नाम है साहचर्यवाद का सिद्धांत। साहचर्यवाद का सिद्धांत, ये आपको ये नाम सुनते ही आपको पता चल गया होगा कि साहचर्यवाद का सिद्धांत, इसका मतलब जो साहचर्यवाद का जनक है वो ही आपके साहचर्यवाद के सिद्धांत का भी जनक माना जाएगा। तो जाहिर सी बात है, साहचर्यवाद दिया था हमारे जॉन लॉक महोदय ने। भाई किसने दिया था, जॉन लॉक के द्वारा दिया गया। तो बताओ ये सिद्धांत भी किसके द्वारा दिया जाएगा, तो ये सिद्धांत भी आपके जॉन लॉक के द्वारा ही दिया जाएगा या जॉन लॉक के द्वारा ही दिया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। ये कहते हैं कि सृजनात्मकता एक संयोग पर निर्भर करती है। सृजनात्मकता एक संयोग से होती है कि किसी भी व्यक्ति के सामने, प्राणी के सामने कोई समस्या आती है, वो उस समस्या के ऊपर चिंतन करता है और कोई उसको ऐसा परिणाम मिल जाता है जो बिल्कुल नया और मौलिक हो। वो उस जैसे उस विचार को उस समस्या पर प्रस्तावित करता है, तो उस समस्या का जब समाधान होता है तो परिणाम बदल करके एक सृजनात्मकता के रूप में आ जाता है। यानी कि इनके अनुसार सृजनात्मकता एक संयोग के अलावा कुछ भी नहीं है, एक एक्सीडेंट है कि जब जब ऐसी परिस्थितियां बनती हैं जो कहीं न कहीं मानव को अनुकूलित करती है या फिर एक जिज्ञासा पैदा करती है कि हम कुछ नया कर सकते हैं, और वो नया करने का प्रयास करता है और उसी प्रयास के दौरान कोई चीज ऐसी नहीं बन जाती है जो मौलिक और उपयोगी होती है, तो अपने आप सृजनात्मकता का निर्माण हो जाता है। ये बात बताता कौन है, जॉन लॉक। यानी कि इनके अनुसार यदि बात की जाए तो इनके अनुसार आपको याद रखना है, इनके अनुसार सृजनात्मकता संयोग पर निर्भर करती है। सृजनात्मकता संयोग पर निर्भर करती है, संयोग पर निर्भर करती है। मैं बहुत टेक्निकली आपको सिद्धांत पढ़ा रहा हूं, निर्भर करती हैं, ताकि आपको लोड भी नहीं आए और आपका काम भी हो जाए, है ना। ये आपको ध्यान रखना है। तो दो सिद्धांत हमारे सामने अभी तक हो गए। एक सिद्धांत जो था उसका नाम था आपके पहला सिद्धांत मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, जो सिगमंड फ्राइड ने दिया था। उनके अनुसार पूर्व चेतना पर जो है हमारी सृजनात्मकता निर्भर करती है। और दूसरा सिद्धांत जो दिया था वो किसने दिया था, दूसरा सिद्धांत दिया था आपके जॉन लॉक ने, जिसको अपन कौन सा सिद्धांत कहते हैं मेरे दोस्तों, साहचर्यवाद का सिद्धांत कहते हैं, जिनके अनुसार संयोग पर जो है दोस्तों निर्भर करती है। दोस्तों ये आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। फिर आती है आपके अंतःदृष्टि का सिद्धांत, तीसरे नंबर पर आता है। यह भी अपन ने पढ़ रखा है, सूझ एवं अंतःदृष्टि का सिद्धांत। तीसरा सिद्धांत आता है जिसका नाम है अंतःदृष्टि का सिद्धांत। ये सारी चीजें अपन ने पढ़ रखी है, नया कुछ नहीं पढ़ना है। अंतःदृष्टि का सिद्धांत, आपको पता है कि जब भी आपके सामने अंतःदृष्टि के सिद्धांत का नाम लिखता है तो आपके सामने एक नाम तो आता है कोहलर का। भाई किसका नाम आएगा कि कोहलर। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि अंतःदृष्टि के सिद्धांत में योगदान मैक्स वर्दाइमर का भी रहा है। तो एक नाम आप ये भी ध्यान रखोगे, मैक्स वर्दाइमर संज्ञानवाद के संप्रदाय का जनक है, तो इसका नाम भी याद रखना पड़ेगा। कोहलर तथा मैक्स वर्दाइमर के द्वारा सृजनात्मकता का अंतःदृष्टि का सिद्धांत दिया गया। अंतःदृष्टि का सिद्धांत क्या कहता है मेरे दोस्तों, अंतःदृष्टि का सिद्धांत कहता है कि सृजनात्मकता हमारी समझ पर निर्भर करती है, कि किसी बालक में अंडरस्टैंडिंग कितनी है, उसका बोध कितना है, उसमें अवबोध कितना है, इस चीज के ऊपर उसकी सृजनात्मकता निर्भर करती है। यानी कि इनके अनुसार सृजनात्मकता का निर्धारण अवबोध के आधार पर होता है। किसके आधार पर होता है मेरे दोस्तों, अवबोध के आधार पर होता है। तो इनके अनुसार सृजनात्मकता किस पर निर्भर करती है, तो ध्यान रखना, इनके अनुसार सृजनात्मकता अवबोध यानी समझ पर निर्भर करती है, अवबोध पर निर्भर करती है। तीन सिद्धांत हो गए, एक सिगमंड फ्राइड का जो कहता है कि पूर्व चेतना पर, एक जॉन लॉक जो कहता है कि संयोग पर, और एक अंतःदृष्टि का सिद्धांत कोहलर जो क्या कहता है मेरे दोस्तों, सृजनात्मकता का निर्माण जो होता है वो किससे होता है मेरे दोस्तों,
आपके अवबोध के आधार पर होता है दोस्तों। ये आपको क्या रखना है दोस्तों, ध्यान रखना है। फिर आता है मेरे दोस्तों एक सिद्धांत और आता है जिसका नाम है संरचनावाद का सिद्धांत। चौथा सिद्धांत जो आता है वो कौन सा आता है मेरे दोस्तों, संरचनावाद का सिद्धांत। जैसे ही हमारे सामने संरचनावाद का नाम आता है, अपने आप एक व्यक्ति का नाम यदि आप शुरू से पढ़ रहे हो तो आपको वो नाम याद आ जाएगा। उस व्यक्ति का नाम है विलियम वुंट। विलियम वुंट, और विलियम वुंट के साथ में एक व्यक्ति और है जिसको अपन कहते हैं टिचेनर। ये दो लोगों के द्वारा इस सिद्धांत को दिया गया। संरचनावाद संप्रदाय को मैंने पढ़ाया था, तब इन दोनों का जिक्र किया था। मैंने बताया था आपको कि औपचारिक विद्यालय की स्थापना टिचेनर ने की थी, और बाकी जो है इस संप्रदाय का जो पूरा संचालन किया था वो विलियम वुंट के द्वारा किया गया था। संरचनावाद संप्रदाय के अंतर्गत ही ये सिद्धांत आपके सृजनात्मकता के अंतर्गत भी दिया गया है, जिसको संरचनावाद का सिद्धांत कहा जाता है। संरचनावाद का सिद्धांत क्या कहता है? संरचनावाद का सिद्धांत कहता है कि हमारी सृजनात्मकता प्रकृति के साथ अंतः क्रिया करने पर जन्म लेती है। कि जब कोई मानव या जब कोई व्यक्ति प्रकृति के साथ में अंतः क्रिया करता है तो वो प्रकृति की समस्याओं को समझता है, प्रकृति की समस्याओं को जानता है, और वो उस समस्याओं को दूर करने के लिए अपनी मौलिकता का प्रयोग करते हुए, अपने अनोखेपन का प्रयोग करते हुए कुछ ऐसी विषय वस्तु का निर्माण करता है जो मौलिक और उपयोगी होती है, और अपने आप सृजनात्मकता का निर्माण हो जाता है। मतलब इनके अनुसार यदि अपन बात करें कि इनके अनुसार सृजनात्मकता क्या है, तो इनके अनुसार सृजनात्मकता प्रकृति के साथ अंतः क्रिया करने पर, प्रकृति के साथ अंतः क्रिया करने पर, प्रकृति के साथ अंतः क्रिया करने पर सृजनात्मकता का जन्म होता है। सृजनात्मकता का जन्म होता है। कितने सिद्धांत हो गए हमारे पास में? टोटल 4 सिद्धांत हो गए। पहला सिद्धांत किसका था मेरे दोस्तों? पहला सिद्धांत था आपके किसका था मेरे दोस्तों? तो आपको ध्यान रखना है, पहला सिद्धांत था आपके सिगमंड फ्राइड का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, जो कहते हैं कि सृजनात्मकता का संबंध किससे है? तो इनके अनुसार पूर्व चेतना से है। फिर अपने साचर्यवाद यानी जॉन लॉक को पढ़ा, वो कहता है कि संयोग से सृजनात्मकता का जन्म होता है। फिर अंतर्दृष्टि का सिद्धांत जो कॉलर और वर्दोइमर का था वो हमने पढ़ा, और वो कहते हैं कि अवबोध पर सृजनात्मकता निर्भर रहती है। और इधर अपन अंत में संरचनावाद का सिद्धांत जो टिचेनर और किसके द्वारा दिया गया था? आपके विलियम वुंट के द्वारा दिया गया था। वो कहते हैं कि प्रकृति के साथ अंतः क्रिया करने पर सृजनात्मकता का जन्म होता है। ये 4 सिद्धांत आपको क्या रखने हैं मेरे दोस्तों? याद रखने हैं मोटे मोटे तौर पर। भाई कितने सिद्धांत याद रखने हैं मेरे दोस्तों? तो आपको पूछ ले तो आपको ये कितने सिद्धांत याद रखने हैं? तो आपको टोटल याद जो रखने हैं वो कितने रखने हैं मेरे दोस्तों? आपको 4 सिद्धांत आपको ध्यान रखने हैं। ये आपको इसके बारे में ध्यान रखना है। तो ये आपके सिद्धांत यहां पे कंप्लीट हो जाएंगे। बहुत छोटे छोटे सिद्धांत थे, 4 लाइनों के अंदर मैंने आपके सिद्धांत कंप्लीट करवाए हैं, और उन्हीं 4 लाइनों से आप इन सिद्धांतों को आराम से क्या कर सकते हो मेरे दोस्तों? जान सकते हो, या इनको क्या कर सकते हो? समझ सकते हो। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, और एक चीज आज और पढ़नी है अपन को जो थोड़ी अच्छी भी है, वो है सृजनात्मकता के प्रमुख मानकीकृत मापन। सृजनात्मकता के प्रमुख मापन किन किन के द्वारा हम सृजनात्मकता का मापन कर सकते हैं, या कैसे कैसे हमें सृजनात्मकता का मापन किया जा सकता है। पहले हम विदेशी सृजनात्मकता के मापन पढ़ेंगे, उसके बाद में कुछ व्यवहारिक पढ़ेंगे, उसके बाद में कुछ भारतीय सृजनात्मक मापन भी हैं वो भी पढ़ेंगे। बड़ा छोटी सी ये आप कह सकते हो कि बिंदु है, अभी कंप्लीट हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। सृजनात्मकता के प्रमुख मापन के बारे में बात करें तो सबसे पहले हमारे सामने जो सृजनात्मकता का मापन निकल करके आता है वो आता है मेरे दोस्तों सृजनात्मकता का टॉरेंस का परीक्षण। क्या नाम मेरे दोस्तों? पहला मापन किसका आएगा? सृजनात्मकता का टॉरेंस का परीक्षण। टॉरेंस विद्वान का नाम है, टॉरेंस का परीक्षण। सबसे पहले परीक्षण अपन जो पढ़ेंगे वो किसका पढ़ेंगे मेरे दोस्तों? सबसे पहले अपन परीक्षण पढ़ने वाले हैं टॉरेंस का परीक्षण। भाई किसका परीक्षण पढ़ेंगे? सृजनात्मकता के मापन के अंतर्गत अपन टॉरेंस का परीक्षण पढ़ेंगे। ध्यान रखना, टॉरेंस एक ऐसा विद्वान था जिसने आपके सृजनात्मकता का जो परीक्षण बनाया था, है ना,
उनको दो अनुच्छेद या दो भागों में बांटा गया था, शाब्दिक भी था और अशाब्दिक भी था। अशाब्दिक को अपन आकृतिक भी कहते हैं, है ना। तो उन्होंने शाब्दिक और आकृतिक रूप से दो परीक्षण जो है आपके निर्मित किए गए थे, यानी कि शाब्दिक परीक्षण भी बनाया था और कौन सा बनाया था मेरे दोस्तों, आपके अशाब्दिक परीक्षण का भी क्या किया था दोस्तों, इन्होंने निर्माण किया था दोस्तों। ये भी आपको ध्यान रखना है। इन परीक्षणों में इन्होंने भी एकांश ही बनाए थे। एकांश में कुछ प्रश्न होते थे, प्रश्नों के आधार पर आपको उसके उत्तर देने। एकांश क्या होते हैं, इनकी चर्चा अपन पहले व्यक्तित्व के मापन जब अपन ने पढ़ा था तब एकांश की चर्चा अपन ने कर ली थी। जब वुडवर्थ वगैरह को पढ़ा था तब अपन ने ये सारी बातें अपन ने वहां पे कर ली थी। तो आपको यहां पे जो ध्यान रखना है वो क्या ध्यान रखना है, टॉरेंस के परीक्षण के बारे में क्या क्या ध्यान रखना है। एक तो ध्यान रखना है यह, इसमें दो अनुच्छेद थे, दो भाग थे। इसमें कितने अनुच्छेद थे मेरे दोस्तों, इसके अंतर्गत आपके दो अनुच्छेद थे। कौन कौन से, एक तो था आपके शाब्दिक और एक था आपके अशाब्दिक, या इसको आकृतिक भी कहते हैं। अशाब्दिक या इसको अपन क्या कहेंगे, इसको अपन आकृतिक भी कहते हैं। दोनों के लिए इन्होंने मापन बनाया था, यह ध्यान रखना। यह भी ध्यान रखना यह परीक्षण एकांश आधारित था। यह परीक्षण किस पर आधारित था, तो ध्यान रखना यह परीक्षण एकांशों पर आधारित था। यह परीक्षण किस पर आधारित था मेरे दोस्तों, तो यह परीक्षण आपके एकांशों पर आधारित था। यह भी आपको इसके बारे में ध्यान रखना है। इसके बाद आपको जो मैं मेन चीज बताने वाला हूं, जो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है कि यह आपके तीन चीजों का मापन करती थी, तीन पहलुओं का मापन सबसे बेस्ट करती थी। यह जो परीक्षण बना था वो किस किस के मापन के लिए बना था, तो तीन प्रकार के मापन करते थे। कल अपन ने जब पहलू पढ़े थे उसमें से मैंने आपको चार पहलू बताए थे, उन चार में से ये तीन का मापन करती है। कौन कौन सा मापन करती है, तो ये ध्यान रखना यह तीन पहलुओं का मापन अच्छा करती है। तीन पहलू का मापन, तीन पहलुओं का मापन करती है। सृजनात्मक बालकों में जो मापन होते हैं वो तीन तरह के होते हैं। तीन मापन का, तीन पहलुओं का ये मापन करती है। तीन कौन कौन सा है, एक तो अपन ने कल पढ़ा था मेरे दोस्तों धारा प्रवाहिता। कौन सा पढ़ा था मेरे दोस्तों, धारा प्रवाहिता, है ना। एक अपन ने कल पढ़ा था जिसका नाम था मौलिकता, मौलिकता। और एक अपन ने कल पढ़ा था जिसका नाम था लचीलापन। यानी कि इन तीनों का जो है आपके सबसे ज्यादा ये जो परीक्षण है वो मापन करता है। चार पहलू में से ये तीन पहलुओं का मापन बढ़िया करता है कि बालकों में धारा प्रवाहिता कितनी है, मौलिकता कितना है और फ्लेक्सिबल कितने हैं, यानी कि लचीलेपन कितना है। इन तीनों चीजों का वो क्या करता है, ये परीक्षण आपके मापन करता है। तो तीन बातें हमारे सामने अभी तक आई कि इसमें दो अनुच्छेद थे, एक शाब्दिक, एक आकृतिक या अशाब्दिक, ये एकांश आधारित था। और इसके अंदर तीन पहलुओं का मापन जो है दोस्तों विधिवत किया जाता था। ये आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। आपको इसके बारे में, ये चीज आपको इसके बारे में क्या रखनी है दोस्तों, ध्यान रखना है। इसके बाद में आपको ध्यान रखना है कि इस परीक्षण का प्रयोग कहां तक किया जा सकता है, किन अवस्था। ऐसे बालक जो किंडरगार्टन में पढ़ते हैं, है ना। किंडरगार्टन का मतलब बहुत छोटे बालक, जो आपने आंगनवाड़ी वाले बालक होते हैं, है ना, बालवाड़ी वाले जो बालक होते हैं। तो ये जो परीक्षण है वो किसके आधार पर किया जा सकता है, तो ध्यान रखना इस परीक्षण को किंडरगार्टन से लेकर के वयस्क अवस्था तक के जितने भी बालक हैं उन सभी बालकों के ऊपर इस परीक्षण को प्रयोग में लाया जा सकता है। मतलब इसका प्रयोग कितनी आयु तक के बालकों के लिए होगा, तो ध्यान रखना यह परीक्षण किन किन के लिए बना है। तो एक चीज और ध्यान रखना इसके बारे में कि यह परीक्षण आपके किंडरगार्टन से वयस्क अवस्था तक के बालकों के लिए, वयस्कावस्था तक के बालकों के लिए उपयोगी था। बालकों के लिए उपयोगी, बालकों के लिए उपयोगी, है ना। छोटे बच्चों से लेकर के वयस्क अवस्था तक के बालकों का मापन करता था। अब देखो आप इसके बारे में कितना ध्यान रखोगे। टॉरेंस के बारे में चार लाइनें मैंने आपको महत्वपूर्ण इसके बारे में लिखा दी। क्या क्या, एक तो शाब्दिक और आकृतिक है, एकांश आधारित है,
तीन पहलुओं का मापन करता है, धारा प्रवाहिता, मौलिकता, लचीलापन, और एक क्या याद रखोगे अंत में कि यह परीक्षण आपके किंडरगार्टन वाले बालकों से लेकर के आपके कौन से बालकों तक के लिए उपयोगी होगा, तो वयस्क अवस्था तक के जितने भी बालक होंगे उनके लिए भी आपके ये उपयोगी माना जाएगा। ये आपको क्या रखना है दोस्तों, ध्यान रखना है। उसके बाद अपन बात करें दोस्तों, एक परीक्षण और आता है जिसका नाम है रिमोट एसोसिएट परीक्षण, मेडनिक ने बनाया था। रिमोट, दूसरा परीक्षण आता है आपके रिमोट एसोसिएट परीक्षण। परीक्षण का नाम क्या है मेरे दोस्तों, तो परीक्षण का नाम आपको ध्यान रखना है रिमोट एसोसिएट्स, है ना, रिमोट एसोसिएट्स, आधा स ट और स और है, एसोसिएट्स पूरा से लिख देता हूं मैं आपके, रिमोट एसोसिएट्स परीक्षण किसके द्वारा निर्मित किया गया, तो यह भी ध्यान रखना, यह मेडनिक के द्वारा निर्मित किया गया। मेडनिक के द्वारा इस परीक्षण को बनाया गया था। आपके रिमोट एसोसिएट मापनी कह सकते हैं या रिमोट एसोसिएट एक प्रकार का अपन टेस्ट कह सकते हैं। ये किसने बनाया था, ये मेडनिक ने बनाया था दोस्तों, ध्यान रखना। ये आपको ध्यान रखना दोस्तों, इसके अंतर्गत केवल दो चीजों का मापन होता है, साहचर्यता और धारा प्रवाहिता। ये कितने पहलुओं का मापन करता है, तो ध्यान रखना ये आपके मापन केवल दो चीजों का करता है। एक तो साहचर्यता कि बालक एक विषय वस्तु से दूसरे विषय वस्तु में कितने संबंध स्थापित कर पाते हैं, और दूसरा आपके धारा प्रवाहिता का मापन करता था। यह भी ध्यान रखना भाई किसका मापन करेगा, तो दो मापन आपको यहां पे ध्यान रखना है। एक तो ये साहचर्यता यानी कितने संबंध स्थापित कर पा रहे उसके ऊपर यह अध्ययन कर सकता है, और दूसरा ये जो परीक्षण या ये जो मापन है वो किसका अध्ययन करता है, तो आपको ध्यान रखना है धारा प्रवाहिता का मापन करता है। यह भी आपको ध्यान रखना है। ध्यान रखना है दोस्तों, यह भी आपके एकांश आधारित परीक्षण है। यह भी कैसा परीक्षण है मेरे दोस्तों, एकांश आधारित परीक्षण है, लेकिन इसमें एकांश निश्चित है। एकांश आधारित क्या है मेरे दोस्तों, परीक्षण है। इसके अंतर्गत इन्होंने 40 एकांश निर्धारित किए गए थे। कितने एकांश बनाए गए थे मेरे दोस्तों, तो मेडनिक ने अपने परीक्षण के अंतर्गत कितने एकांशों का प्रयोग किया गया था, तो मेडनिक के द्वारा अपने रिमोट एसोसिएट परीक्षण के अंतर्गत 40 एकांशों का क्या किया गया मेरे दोस्तों, प्रयोग किया गया। ये एकांश आधारित है, और इसमें कितने एकांश है, तो दोस्तों आपको ये ध्यान रखना, ये आपके 40 एकांश माने जाते हैं। ये आपको क्या रखना है दोस्तों, ध्यान रखना है। ये इसकी एक खास बात आपके और है जो भी आपको ध्यान रखनी है, ये परीक्षण केवल उच्च विद्यालय के बालकों के लिए उपयोगी है, बड़े बालकों के लिए। यह परीक्षण उच्च स्तर के बालकों के लिए उपयोगी है। बड़े स्तर के बालक, उच्च स्तर के बालकों के लिए उपयोगी, बालकों के लिए उपयोगी। ये आपको इसके बारे में क्या रखना है दोस्तों, ध्यान रखना है कि इस परीक्षण का प्रयोग जो किया जाता है वो बड़े स्तर के बालकों के लिए किया जाता है। तो बताओ रिमोट एसोसिएट्स में कितने चीजों का ध्यान रखना है आपको, दो, कि एक तो ये मापन किसका करता है, तो ये साहचर्यता का मापन करता है और धारा प्रवाहिता का मापन करता है। ये भी एकांश आधारित है, इसमें एकांश निर्धारित है, 40 एकांश होते हैं, और आपको इसके अंतर्गत ध्यान रखना है, वो अंतिम क्या ध्यान रखना है कि इसका प्रयोग केवल और केवल बड़े स्तर के बालकों के लिए किया जा सकता है। यह आपको क्या रखना है, इसमें ध्यान रखना है कि इसका जो परीक्षण किया जाएगा वो किसके लिए किया जाएगा मेरे दोस्तों, तो ये इनके लिए किया जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। कितने परीक्षण हो गए अपने पास में, 2। तीसरा परीक्षण अपन पढ़ते हैं बहुविध परीक्षण, सृजनात्मकता का बहुविध परीक्षण। सृजनात्मकता का तीसरा परीक्षण आता है सृजनात्मकता का बहुविध परीक्षण। बहुविध परीक्षण, ये आपके बहुविध परीक्षण किसके द्वारा निर्धारित किया गया था मेरे दोस्तों, तो ध्यान रखना ये बहुविध परीक्षण आपके दिया गया है गिलफोर्ड के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया है मेरे दोस्तों, गिलफोर्ड के द्वारा। आपके तीसरा परीक्षण आता है सृजनात्मकता का, जिसको अपन कहते हैं सृजनात्मकता का बहुविध परीक्षण। और यह बहुविध परीक्षण किसके द्वारा निर्मित किया गया, तो आपको ध्यान रखना है यह परीक्षण किया गया मेरे दोस्तों गिलफोर्ड के द्वारा, इसका निर्माण किया गया था। गिलफोर्ड ने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था द नेचर ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंसी। बुक का नाम क्या था,
द नेचर ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंसी ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंसी। इसी किताब के अंतर्गत आपके इसका क्या किया गया था, निर्धारण किया गया था, बहुविध परीक्षण बनाया गया था। किताब का नाम पूछ ले तो क्या बताओगे, द नेचर ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंसी। आपको यह ध्यान रखना है। इसने दो प्रकार के परीक्षण बनाए थे दोस्तों। एक का तो नाम था असाधारण उपयोग परीक्षण। कितने परीक्षण बनाए थे इन्होंने? टोटल दो परीक्षण बनाए थे। दो में से एक का तो नाम क्या था? एक का नाम था आपके असाधारण, है ना। आपको यह ध्यान रखना है। एक परीक्षण जो बनाया गया था उसका क्या नाम रखा था? असाधारण उपयोग परीक्षण, उपयोग परीक्षण। और एक का नाम बताया था परिणाम सोचो परीक्षण। एक कौन सा बताया था आपके? परिणाम सोचो परीक्षण। ये हल्के हल्के मैं आपको दोनों समझा देता हूं क्या होता है। कितने परीक्षण बनाए? दो। एक का नाम क्या है? असाधारण उपयोग परीक्षण। और दूसरा कौन सा बनाया मेरे दोस्तों? परिणाम सोचो। असाधारण उपयोग परीक्षण के अंतर्गत तो क्या होता है कि आपको कुछ विषय वस्तुएं दी जाती है, उसका आप कैसे भी उपयोग कर सकते हो। और एक परिणाम सोचो परीक्षण के अंतर्गत क्या होता है कि वो कुछ स्थिति को लाकर या कुछ परिस्थिति को खड़ा करते और फिर ऐसा पूछते कि इस परिस्थिति की जगह पर यह परिस्थिति बन जाती तो, इसमें ऐसा हो जाता तो, ऐसे परीक्षण लिया करते थे। तो इन्होंने दो परीक्षण बनाए, दोनों में प्रश्न ही होते थे। असाधारण उपयोग में जैसे कोई लकड़ी के गत्ते दे दिए, कोई कपड़े के टुकड़े दे दिए, उनके असाधारण उपयोग करके आपको किसी चीज का क्या करना होता है मेरे दोस्तों? निर्माण करना होता है। किसी चीज का क्या करना होता है मेरे दोस्तों? निर्माण करना होता है। और इसके अंदर परिणाम सोचो परीक्षण के अंतर्गत आपको क्या करना होता है कि आपको कुछ परिस्थितियां दे दी जाती है, उस परिस्थितियों के आधार पर आपको परिणाम बताने होते हैं कि यदि ऐसा हो गया होता तो क्या होता। ये आपको इसके बारे में क्या रखना है दोस्तों? हल्का सा ध्यान रखना है, या इसके बारे में हल्का सा क्या रखना है दोस्तों? पता रखना है। एक आपको और दोस्तों आपको ध्यान रखना है, एक परीक्षण अपन और पढ़ते हैं, वो है आपके गेजल्स और जैक्सन द्वारा निर्मित, जिनकी बात अपन ने कल भी की थी। गेजल्स और जैक्सन का परीक्षण। चौथा परीक्षण जो आता है वो किसका आता है मेरे दोस्तों? कल जिन्होंने बुद्धि के संबंध बताए थे ना, ये दोनों लोग, गेजल्स और जैक्सन का सृजनात्मक परीक्षण। सृजनात्मक परीक्षण, यह भी आपको क्या रखना है मेरे दोस्तों? याद रखना है। दो लोगों के नाम इसी के अंतर्गत आ गए तो अपन नाम को अलग से नहीं लिखेंगे, आपको केवल यह पता होना चाहिए गेजल्स और जैक्सन ने भी आपके सृजनात्मकता के परीक्षण बनाए थे। इन्होंने 5 प्रकार की परीक्षाएं अपने इस परीक्षण के अंतर्गत ऐड की है। भाई कितने प्रकार की परीक्षाएं ऐड की है? 5 प्रकार की परीक्षाएं अपने इस परीक्षण के अंतर्गत लेते थे। वो 5 प्रकार की परीक्षाएं कौन कौन सी है आपको बस वो याद रखना है मेरे दोस्तों। एक तो आपके ना ध्यान रखना, 5 प्रकार की परीक्षाएं, या मैं इधर लिख देता हूं 5 परीक्षाएं ऐड की अपने। यहां पे ये केवल कितनी परीक्षा लेते थे? 5 परीक्षाएं लेते थे। और वो 5 परीक्षाएं कौन कौन सी थी? तो दोस्तों पहली आपके थी, उसका नाम है शब्द साहचर्य। पहली परीक्षा जो इन्होंने बताई थी, 5 परीक्षा में से पहली परीक्षा जो इनकी आती है उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है आपके शब्द साहचर्य। एक आती है जिसका नाम है नीति या कथाएं, नीतिगत कथाएं। नीतिगत कथाएं, ये आपको ध्यान रखना है। एक तो कौन सा बताया आपको? एक बताया आपको शब्द साहचर्य, दूसरा कौन सा बताया? आपके नीतिगत कथाएं। चौथा बताया दोस्तों छिपी हुई आकृति को ढूंढना। छुपी आकृति को ढूंढना, छुपी आकृति को ढूंढना। चौथा बताया इन्होंने समस्या का समाधान करना। चौथा परीक्षा जो बताई थी वो कौन सी बताई थी? आपके समस्या समाधान करना। पहली परीक्षा कौन सी हो गई? शब्दों के साथ संबंध स्थापित करना। दूसरी नीतिगत कथाएं सुनाना, छुपी हुई आकृति को ढूंढना, और एक हो जाएगा आपके समस्या का निर्माण करना। और एक अंतिम होता है आपके विषय वस्तु का उपयोग करना या वस्तुओं का प्रयोग करना। वस्तुओं का प्रयोग करना। कितनी चीजें बताई मेरे दोस्तों इन्होंने?
गेजल्स और जैक्सन ने 5 प्रकार की परीक्षाएं अपने परीक्षण के अंतर्गत ऐड की हैं। आपको वो 5 परीक्षाएं बस याद रखनी है। वो कौन कौन सी है? शब्द साहचर्य, नीतिगत कथाएं, छुपी हुई आकृति को ढूंढना, समस्या का समाधान करना या वस्तुओं का प्रयोग करना। ये आपके किसका कहलाएगा मेरे दोस्तों? ये आपके गेजल्स और जैक्सन का परीक्षण कहलाएगा। हल्का सा इसके बारे में भी आप याद रख सकते हो, है ना, ये आपको ध्यान रखना है। एक आपके आता है वालक और कॉर्गन का सिद्धांत। 5वें नंबर पर आपके आता है वालक एवं कॉर्गन का सिद्धांत। वालक एवं कॉर्गन का सिद्धांत। वालक एवं कॉर्गन का सिद्धांत। देखिएगा, इन्होंने इस सिद्धांत में, अपने सिद्धांत में थोड़ा सा कुछ अलग किया था, थोड़ा सा कुछ यूनिक किया था। और इन्होंने किस चीज के ऊपर बल दिया मेरे दोस्तों? इन्होंने एक तो बालकों को स्वतंत्र वातावरण में क्रिया करने के लिए और एक दबाव मुक्त खेलों के ऊपर जोर दिया कि बालकों को किसी को बिना प्रेशर में बच्चों को खिलाया जाए, उससे सृजनात्मकता का मापन कर लेंगे। या बालकों को एक फ्रीडम एनवायरनमेंट दिया जाए, स्वतंत्र वातावरण दिया जाए, जिसमें बालक अपनी इच्छा से यदि कोई अंतःक्रिया करता है तो वो अपनी सृजनात्मकता का निर्माण कर सकता है। तो इनके अंदर आपको केवल कितनी बातें याद रखनी है? तो इनके अंदर आपको 2 बातें याद रखनी कि इस सिद्धांत में इन्होंने एक तो दबाव मुक्त खेलों पर बल दिया, दबाव मुक्त खेल पर बल, और दूसरा इन्होंने जोर किसके ऊपर दिया? तो दूसरा आपको ध्यान रखना है, इन्होंने स्वतंत्र वातावरण पर बल दिया। स्वतंत्र वातावरण पर बल। बहुत छोटे छोटे तरीके से आप इन सिद्धांतों को याद रख सकते हो, दो मापनों को याद रख सकते हो। वालक और कार्गन के सिद्धांत की बात करें तो यह सिद्धांत केवल 2 चीजों के ऊपर जोर देता है, और वो 2 चीजें कौन कौन सी है मेरे दोस्तों? तो वो 2 चीजें आपको ध्यान रखनी है, एक तो दबाव मुक्त खेल, और एक कौन सा हो जाएगा? स्वतंत्र वातावरण को इन्होंने क्या माना दोस्तों? महत्वपूर्ण माना। यह आपको ध्यान रखना है ना, ये आपको ध्यान रखना है। एक आपके फ्लेगन का प्रतिभा परीक्षण और आता है, ये भी पढ़ लेते हैं, छोटा सा है, बता देता हूं मैं। प्रतिभा परीक्षण सृजनात्मकता का कौन से नंबर का आएगा? 5वें या 6ठे नंबर का है शायद, है ना। सृजनात्मकता का प्रतिभा परीक्षण। प्रतिभा परीक्षण किसने इसको निर्मित किया था? तो आपको नाम याद रखना है, यह फ्लेगन के द्वारा निर्मित किया गया था। भाई किसके द्वारा निर्मित किया गया था मेरे दोस्तों? एक विद्वान था जिसका क्या नाम था? फ्लेगन। ये क्या करते कि बालकों के सामने कोई परिस्थितियां रखते और उस परिस्थितियों के आश्चर्यजनक हल, है ना, ऐसे हल जो आम व्यक्ति निकाल ही नहीं सकता है, वैसे हल निकालने के ऊपर जोर दिया जाता। जो व्यक्ति जितना आपके परिष्कृत या आश्चर्यजनक हल सुझाता उसको उतना ही अधिक सृजनात्मक माना जाता। तो आप ये कह सकते हो कि इस सिद्धांत के अंतर्गत क्या करना होता था मेरे दोस्तों? समस्या का परिष्कृत या आश्चर्यजनक हल बताना होता है। हल बताना होता है ना। जो जितना आश्चर्यजनक, जो जितना नवीन हल बताएगा उसको उतना ही क्या माना जाएगा? आपके सृजनात्मक माना जाएगा। देखो एक बार वापस शुरू से वापस इनको पढ़ते हैं, है ना, ताकि अपने दिमाग में बने रहे। सृजनात्मकता के मापन में सबसे पहले अपन टोरेंट्स को पढ़ रहे हैं। टोरेंट्स ने 2 अनुच्छेद बताए, शाब्दिक और अशाब्दिक, जिसको आकृतिक भी कहते हैं। ये एकांश आधारित है। इसमें 3 पहलुओं का मापन होता है, धारा, प्रवाहिता, मौलिकता और लचीलापन। यह परीक्षण किंडरगार्टन से लेकर के बड़े बालकों तक, वयस्क बालकों तक के लिए उपयोगी माना जाता है। एक आता है आपके रिमोट एसोसिएट्स परीक्षण, जो मेडनिक के द्वारा जो है विकसित किया गया था। और आपको यहां पे ध्यान रखना है, यहां पे 2 चीजों का मापन होता है, साहचर्यता और धारा प्रवाहिता। इसमें 40 एकांश होते थे और ये केवल बड़े बालकों के लिए उपयोगी था। बहुविध परीक्षण गिलफोर्ड के द्वारा दिया गया था, द नेचर ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंसी किताब के अंतर्गत, जिसमें इन्होंने 2 परीक्षण बताए, एक असाधारण वस्तुओं का उपयोग करना, एक परिणाम सोचो परीक्षण की आपको रिजल्ट्स बताने होते हैं। गेजल्स और जैक्सन ने अपने परीक्षण के अंदर 5
5 प्रकार की परीक्षाओं का प्रयोग किया। शब्द साहचर्य, नीतिगत कथाएं, छुपी हुई आकृति को ढूंढना, समस्या का समाधान करना या वस्तुओं का प्रयोग करना। वॉलक और कार्गन की बात करें तो इन्होंने दबाव मुक्त खेल और स्वतंत्र वातावरण के ऊपर बल दिया था। और प्रतिभा परीक्षण की बात करें फ्लेगन का, तो ये आपके आश्चर्यजनक सुझाव सुझाने की क्या करते हैं मेरे दोस्तों, बात करते हैं। ये आपको इनके बारे में क्या रखना है, हल्का सा ध्यान रखना है दोस्तों। ये आपको इनके बारे में, है ना, ये आपको इनके बारे में हल्का फुल्का क्या रखना है दोस्तों, ध्यान रखना है। चलिएगा आगे चलते हैं अपन, और अपन बात करते हैं भारतीय परीक्षण की। भारतीय परीक्षण यूं तो बहुत सारे दिए गए हैं, लेकिन यहां पे बाकर मेहंदी का सृजनात्मक परीक्षण बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। भारतीय परीक्षण की बात करें, भारतीय परीक्षण 7वें नंबर से आपके क्रमांक, उसी क्रमांक से लिखते हुए मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, बाकर मेहंदी का सृजनात्मक परीक्षण। व्यक्ति का नाम भी साथ में लिखा हुआ है, बाकर मेहंदी, इसी ने बनाया था। बाकर मेहंदी का सृजनात्मक परीक्षण, सृजनात्मक परीक्षण, ध्यान रखना। बाकर मेहंदी के सृजनात्मक परीक्षण की यदि अपन बात करें तो दोस्तों, एक तो आपको यह ध्यान रखना है कि यह भारतीय सबसे प्रसिद्ध सृजनात्मक मापन का परीक्षण माना जाता है। या यूं कहूं मैं कि भारत का पहला सृजनात्मकता का परीक्षण किसने बनाया था, तब भी आप यह नाम याद रख सकते हो कि यह बाकर मेहंदी के द्वारा इसको क्या किया गया था मेरे दोस्तों, निर्मित किया गया था। यह भी आपके शाब्दिक और अशाब्दिक दोनों परीक्षण था, ध्यान रखना। यह भी आपके कौन सा था मेरे दोस्तों, आपके शाब्दिक भी था, और इसके साथ में यह परीक्षण भी आपके कैसा माना जाता है, तो ध्यान रखना यह परीक्षण आपके अशाब्दिक भी माना जाता है। कि शाब्दिक भी था और क्या था, आपके अशाब्दिक भी था। इसमें और आपको एक बात ध्यान रखनी है, जो खास बात है वो क्या ध्यान रखनी है, 4 तो इन्होंने शाब्दिक परीक्षण बनाए और 3 इन्होंने अशाब्दिक परीक्षण बनाए। शाब्दिक की संख्या कितनी थी मेरे दोस्तों, 4 थी, और अशाब्दिक की संख्या कितनी थी, तो आप याद रख सकते हो कि अशाब्दिक की संख्या कितनी मानी जाती है, यहां पे 3 मानी जाती है। सबसे पहले अपन बात करें दोस्तों शाब्दिक की, तो शाब्दिक के अंतर्गत इन्होंने एक चीज बताई थी, वो होती है मेरे दोस्तों वस्तुओं में बदलाव करना, या वस्तुओं में बदलाव करना, वस्तुओं में बदलाव करना, है ना। इन्होंने जो पहला परीक्षण बताया था आपके शाब्दिक के अंतर्गत, वो क्या बताया था, वस्तुओं में बदलाव करना, है ना। इसके अंतर्गत आपको वस्तुओं को बदलना होता था। इनको उत्पादन उन्नति भी कहा जाता है, इसका एक और नाम भी है उत्पादन उन्नति भी इनको कहा जाता है। दूसरा इन्होंने बताया, उसका नाम है, दूसरा, ये पहला हो गया। दूसरा इन्होंने बताया परिणाम सोचो। दूसरा इन्होंने कौन सा बताया मेरे दोस्तों, तो ध्यान रखना, दूसरा इन्होंने बताया आपके परिणाम सोचो। पहला वस्तुओं में बदलाव, और दूसरा कौन सा बताया मेरे दोस्तों, परिणाम सोचो। फिर इन्होंने बताया दोस्तों, है ना, नवीन संबंध स्थापित करो। वस्तुएं दी जाती है, उनमें नए संबंध स्थापित करो। नवीन संबंध स्थापित करना, संबंध स्थापित करो, है ना। कितने हो गए आपके, 3 बताएं, कितने थे टोटल, 4। और अंतिम नंबर पर जो बताया वो है असाधारण उपयोग। वस्तुओं का, वही आपने पहले मैंने पढ़ा रखा है गिलफोर्ड टाइप का, असाधारण उपयोग, असाधारण उपयोग। ये 4 तो आपके कौन से माने जाते हैं मेरे दोस्तों, शाब्दिक माने जाते हैं। ध्यान रखना, बाकर मेहंदी भारतीय परीक्षण है जिन्होंने शाब्दिक और अशाब्दिक दोनों बनाए। 4 शाब्दिक थे और 3 कौन से थे, इनके अशाब्दिक माने जाते हैं। अब ये अशाब्दिक कौन कौन से दोस्तों, ये आपको ये ध्यान रखना है कि इसके अंतर्गत आपके अलग अलग चीज जो है निर्धारित की गई दोस्तों, है ना। इसके अंतर्गत क्या होता है मेरे दोस्तों, एक तो होता है आपके चित्र निर्माण अर्धवृत्त, चित्र का निर्माण करना, सिंपल ऐसे लिख सकते हो, चित्र निर्माण। एक तो इन्होंने जो बताया है वो कौन सा बताया है मेरे दोस्तों, चित्र का क्या करना, निर्माण करना। अशाब्दिक के अंतर्गत की बात कर रहे हैं अपन, जो शाब्दिक नहीं है उसकी बात करें, चित्र की निर्माण करना। एक होता है आपके 7 त्रिभुज के चित्र बनाना, 7 त्रिभुज के चित्र बनाना, 7 त्रिभुज के चित्र बनाना, चित्र बनाना, है ना। 3 सेट इनके बनाए जाते थे ऐसे, चित्र का निर्माण करना ये होता है। और एक होता है आपके रेखा परिवर्तन करना या रेखा आकृति की पूर्ति करना,
रेखा आकृति की पूर्ति करना। ये इनके उदाहरण है वैसे आकृति की पूर्ति करना। इनके 3 सेट बनाए जाते। कितने सेट बनाए जाते? इनके कितने सेट बनाए जाते? तो याद रखना इनके 3 सेट बनाए जाते। इनके लिए टाइमिंग निर्धारित थी, पहले के लिए 20 मिनट, दूसरे के लिए 15 मिनट और तीसरे के लिए 10 मिनट। भाई इनके कितने सेट बनाए जाते हैं? आपके 3 सेट। नोट डाल करके मैं लिखवा देता हूं आपको, इनके 3 सेट बनाए जाते हैं, है ना। पहले सेट के लिए टाइमिंग कितनी है? तो पहले सेट के लिए अपन जो टाइमिंग देंगे वो कितनी देंगे? 20 मिनट। 20 मिनट। दूसरे के लिए कितनी होगी? दूसरे के लिए अपन देंगे 15 मिनट और तीसरे के लिए कितनी देंगे? 10 मिनट। इतना याद नहीं रखना है आपको, तो इतना कम से कम आप याद रख सकते हो कि बाकर मेहंदी ने जो आपके सृजनात्मकता का परीक्षण बनाया था वो शाब्दिक और अशाब्दिक दोनों रूप में था। शाब्दिक परीक्षण की संख्या आपको पूछ ले तो 4 याद रखनी है और अशाब्दिक की आपको पूछ ले, नॉन वर्बल की आपको पूछ ले तो कितनी याद रखोगे दोस्तों? 3 याद रखोगे। ये भी आपको क्या रखना है दोस्तों? ध्यान रखना है ना, ये आपको ध्यान रखना है। अब यहां पे अपन बात करते हैं, ये तो हो गया आपके मेन परीक्षण। कुछ आपको और परीक्षण के केवल नाम याद रखने में, डिटेल से उनके बारे में आपको नहीं बताऊंगा, केवल और केवल क्या याद रखने? आपको नाम याद रखने कि कौन कौन सा। एक आपके पासी का सृजनात्मक परीक्षण भी माना जाता है। पासी का सृजनात्मक परीक्षण, सृजनात्मक परीक्षण। एक विद्वान हुआ था जिसका नाम था पासी। ये भी बाकर मेहंदी के साथ ही काम करता था, बाद में ये अलग हो गया था, तो इसीलिए आपको ये ध्यान रखना है ना। पासी का आपके सृजनात्मक परीक्षण भी माना जाता है। एक सक्सेना सृजनात्मक परीक्षण भी आपका प्रसिद्ध है, जो ध्यान रखना। सक्सेना का सृजनात्मक परीक्षण, सृजनात्मक परीक्षण, ये कुछ भारतीय परीक्षण है जिनके बारे में केवल आपको क्या रखना है दोस्तों? नाम याद रखना है। इसके अलावा कुछ ध्यान नहीं रखना है। एक आपको ध्यान रखना है कि आपके भारतीय बहुविध परीक्षण भी बनाया था शर्मा जी ने, तो इसीलिए इनका एक नाम और भी आता है, शर्मा का बहुविध परीक्षण। शर्मा का बहुविध परीक्षण, ये परीक्षण भी आपको याद रखने। तो टोटल भारतीय परीक्षणों की यदि अपन बात करें तो भारतीय परीक्षणों में आपको एक परीक्षण याद रखना है, वो है बाकर मेहंदी का। उसके बाद में आपके पासी, सक्सेना, शर्मा, ये जितने भी आपके सृजनात्मक परीक्षण बने इनके नाम ध्यान रखना, क्योंकि पूछ लिया जाए कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय परीक्षण है या नहीं है, तो उनके बारे में हमें एक छोटी सी जानकारी होनी चाहिए। इनके बारे में अपन ज्यादा विस्तृत बात करेंगे नहीं। ये हो गए। अब कुछ आपको मैं 2-3 आपको व्यवहारिक सृजनात्मक परीक्षण भी बताना चाहूंगा दोस्तों। ये टॉपिक छोटा नहीं है ना। इसको अपन ने 4 घंटे में यदि पढ़ा है ना, तो इसका मतलब ये 4 घंटे जितना टॉपिक है इतना महत्वपूर्ण है। आप जब एग्जाम में बैठोगे और जब एग्जाम में सृजनात्मकता के परीक्षण देखोगे या प्रश्नों को देखोगे ना, तब आपको अपने आप ये लग जाएगा कि नहीं, वाकई में हमने सृजनात्मकता को डिटेल से पढ़ करके अच्छा किया था, है ना। जहां से प्रश्न उठते हैं उस टॉपिक को डिटेल से पढ़ना बहुत जरूरी है। वहां से अपन छोटी छोटी चीजों को भी अपन नजरअंदाज नहीं कर सकते। वहां से भी क्वेश्चंस जो है आ सकते हैं, वहां से भी क्या आ सकते हैं मेरे दोस्तों? प्रश्न आ सकते हैं। तो ये आपको किसके याद रखने हैं? तो ये आपको प्रमुख भारतीय परीक्षणों को क्या रखना है मेरे दोस्तों? याद रखना है। ये आपके कौन से परीक्षण कहलाएंगे? भारतीय। ये आपके सारे मानकीकृत परीक्षणों के अंतर्गत आते हैं, जो आपको क्या रखना है दोस्तों? ध्यान रखना है। अब देखो, व्यवहारिक में जो परीक्षण आता है, व्यवहारिक सृजनात्मक परीक्षण, हेडिंग आप लगा देना। 3-4 पढ़ूंगा, ज्यादा नहीं पढ़ूंगा, छोटे छोटे से। व्यवहारिक सृजनात्मकता के परीक्षण, सृजनात्मकता के परीक्षण, व्यवहारिक सृजनात्मकता के परीक्षण। व्यवहारिक सृजनात्मकता के परीक्षण की अपन बात करें, ऐसे परीक्षण जिनको नॉर्मल तरीके से भी लिया जा सकता है, नॉर्मल तरीके से भी जिनका उपयोग किया जा सकता है। इसमें पहला आता है आपके असामान्य प्रयोग परीक्षण। असामान्य प्रयोग परीक्षण, पहला परीक्षण कौन सा आता है मेरे दोस्तों? असामान्य प्रयोग परीक्षण। असामान्य प्रयोग परीक्षण सृजनात्मकता का जो आपके बिल्कुल सिंपल जो है आपके व्यवहारिक परीक्षण माना जाता है, उसका नाम क्या है? आपके असामान्य प्रयोग परीक्षण। इसके अंतर्गत क्या होता है मेरे दोस्तों? इसके अंतर्गत क्या होता है कि बालकों को कुछ सामान्य शब्द दे दिए जाते हैं और बालकों को यह कहा जाता है कि आप इन शब्दों का कितना प्रयोग कर सकते हो। बालक उन शब्दों का जितना अधिक प्रयोग कर पाते, उनके आधार पर उनके सृजनात्मकता का मापन किया जाता था। ध्यान रखना, इस प्रकार के मापन में केवल एक ही चीज का मापन सबसे ज्यादा होता है, वो होता है मौलिकता का।
है ना। तो इसके अंतर्गत आपको क्या ध्यान रखना है, इसके अंतर्गत एक तो ध्यान रखता है कि इससे किसका मापन होता है, तो इसके द्वारा आपके मौलिकता का मापन होता है। भाई किसका मापन होता है, मौलिकता का मापन। एक तो ये ध्यान रखना। इसमें क्या दिए जाते हैं, तो शब्दों का प्रयोग करना होता है। शब्दों का प्रयोग करो कि आपको कुछ शब्द दे दिए जाएंगे, आप उस शब्द से कितने वाक्य बना सकते हो, उन शब्दों का आप कितना प्रयोग कर सकते हो। इसीलिए इसका नाम है असामान्य प्रयोग परीक्षण, है ना, जिसमें मापन किसका किया जाता है, तो जिसमें मौलिकता का मापन किया जाता है। ये व्यवहारिक परीक्षण कहलाते हैं, जिसमें जनकों के नाम नहीं आते, जिसमें इनका जनक कौन होगा उसका नाम नहीं निकाला जाता। ये आपको क्या रखना होता है दोस्तों, ध्यान रखना होता है। एक आता है आपके परिणाम परीक्षण। वो आपके ये परीक्षणों के प्रकार हैं। परिणाम परीक्षण, परिणाम परीक्षण, परिणाम परीक्षण। परिणाम परीक्षण के अंतर्गत क्या होता है, परिणाम परीक्षण थोड़ा सा इनसे क्या होता है मेरे दोस्तों, डिफिकल्ट होता है ना। बालकों के सामने कुछ परिस्थितियां परिवर्तित की जाती है और संभावित परिवर्तन की गई परिस्थितियों के आधार पर उनसे कुछ सवाल किए जाते हैं कि आप सुझाव बताओ कि इनसे ये, जैसे अपन ने पढ़ा ना, ये नहीं होता और ये होता तो क्या होता। तो ऐसे परिणाम सुझाए जाते, जो जितना नवीन परिणाम बताता उसको उतना ही अधिक क्या माना जाता, आपके सृजनात्मक माना जाता। तो यहां पे आपको याद रखना है कि संभावित परिस्थिति के परिणाम बताने होते हैं। संभावित परिस्थिति के परिणाम बताओ, है ना। इसी के आधार पर आपके किसकी जांच कर ली जाती, इनके सृजनात्मकता की जांच कर ली जाती थी। ये बहुत व्यवहारिक परीक्षण माने जाते हैं, ये भी आपको साथ साथ में ध्यान रखना है। तो पहला हो गया आपके असामान्य, दूसरा हो गया परिणाम सोचो परीक्षण। ये भी आपको क्या रखना है दोस्तों, ध्यान रखना है। एक आता है आपके वर्ण विपर्य परीक्षण। वर्ण विपर्य परीक्षण, वर्ण विपर्य परीक्षण। इसके अंतर्गत क्या होता है कि आपको कुछ अक्षर दिए जाते हैं, अक्षर, या आप यूं कह सकते हो कि आपको शब्द दिए जाते हैं। शब्द के प्रथम वर्ण से जितने शब्द बन सकते हैं उतने बनाओ। जितने शब्द बन सकते हैं उतने बनाने होते हैं। बन सकते हैं उतने शब्द बनाओ, उतने शब्द बनाओ। यानी आपको एक शब्द दे दिया जाएगा और उस शब्द के पहले वर्ण से जो भी आपको शब्द दे दिया, जैसे आपको अच्छा दे दिया, अब अ से कितने शब्द बन सकते हैं, जितने शब्द बन सकते हैं उतने शब्दों का आपको क्या करना होता है, निर्माण करना होता है। इसको क्या कहा जाता है, आपके वर्ण विपर्य कहा जाता है। ये आपको क्या रखना है दोस्तों, ध्यान रखना है। ये आपको ध्यान रखना है और ये आपके इसके क्या हो जाएंगे, प्रमुख मापन हो जाएंगे सृजनात्मकता के। ठीक है, एक अंतिम चीज और बता करके इस क्लास को अपन एंड करेंगे, है ना। इस क्लास को यहीं पे विराम देंगे। और वो अंतिम चीज क्या है, सृजनात्मक बालकों की शिक्षा। सृजनात्मक बालकों को शिक्षा कैसे दी जाए, बालकों की शिक्षा, या आप यूं कह सकते हो कि सृजनात्मक बालकों को शिक्षा देते समय शिक्षक को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इन बालकों को हम शिक्षाएं कैसे दे सकते हैं, इनके ऊपर अपन हल्की सी क्या कर देते हैं दोस्तों, ध्यान रखिए। पहली बात तो ध्यान रखनी है, इन बालकों को आत्म अभिव्यक्ति की आदत का विकास किया जाए। आत्म अभिव्यक्ति की आदतों का विकास, अभिव्यक्ति की आदतों का विकास। बालकों को खुद कुछ बोलने के लिए मोटिवेट करो। आदतों का विकास, है ना, कि आप अपने हिसाब से बोलो, लोगों की बताई हुई बातें मत बोलो, मौलिकताएं लेकर के आओ, अपने आधार पर स्पीच दो। आत्म अभिव्यक्ति, अपने के द्वारा जो अभिव्यक्ति दी जाती है उसको अपन कहते हैं आत्म अभिव्यक्ति। ये आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। इनको अभ्यास के बाद पुरस्कृत किया जाए। अभ्यास के बाद पुरस्कृत किया जाए, पुरस्कृत किया जाए। ये बालक यदि कोई भी नई चीज बनाते हैं तो इनको डिमोटिवेट न करके मोटिवेट करने के लिए पुरस्कार दिया जाए। कोई नई चीज का निर्माण करके आपके पास में बच्चा आता है कि मैंने इस चीज का निर्माण इस तरीके से ये किया है, तो उसको मोटिवेट करो आप, है ना, उसको पुरस्कृत दो, उनको इनाम दो, ताकि उनको ये चीजें सारी क्या लगती है मेरे दोस्तों, अच्छी लगती है। तो ध्यान रखना, इनको अभ्यास के बाद में क्या किया जाए मेरे दोस्तों, पुरस्कृत किया जाना चाहिए। ये आपको क्या रखना है दोस्तों, ध्यान रखना है। इन बालकों को विवादात्मक प्रश्न जानबूझ करके पूछना चाहिए। ऐसे प्रश्न जिसमें विवाद खड़े हो सकते हैं, ऐसे
प्रश्न इनको जानबूझ करके पूछे जाएं ताकि सृजनात्मक बालक अपनी आत्मानुभूतियों को बाहर निकाल सके। तो आप इनके बारे में कह सकते हो, जानबूझकर विवादात्मक प्रश्न किए जाएं, जानबूझकर विवादात्मक प्रश्न किए जाएं, जानबूझकर ऐसे प्रश्न किए जाएं जिनका संबंध विवादों से हो, जिनसे किसी भी प्रकार की एक बहस छिड़ सके, ऐसा किया जाए। ये आपको क्या रखना है दोस्तों, ध्यान रखना है ना। इनमें रचनात्मकता का विकास किया जाए, रचनात्मकता का विकास किया जाए, बालकों को स्वतंत्र वातावरण दिया जाए, स्वतंत्र वातावरण दिया जाए, ऐसे बालकों को, जो आपके इस प्रकार के बालक होते हैं, उनमें जिज्ञासा उत्पन्न की जाए, जिज्ञासा उत्पन्न की जाए। इन बालकों को समय समय पर अभिप्रेरित किया जाए, अभिप्रेरित किया जाए। ये आपको क्या रखना है, इनके बारे में ध्यान रखना है। इन बालकों के लिए कौन सी विधियां बेहतरीन रहती है, इन बालकों को कौन कौन सी विधियों से पढ़ाया जा सकता है। तो दोस्तों इनके सामने ऐसी विधियां लेकर के आओ जो समस्या समाधान से जुड़ी हुई हो, समस्या समाधान से जुड़ी विधियों का प्रयोग किया जाए, समस्या समाधान से जुड़ी विधियों का क्या किया जाए मेरे दोस्तों, जुड़ी विधियों का प्रयोग किया जाए। ये आपको इसमें ध्यान रखना है। इसमें सबसे अच्छी विधि इनके लिए मानी जाती है मस्तिष्क उद्वेलन विधि। किसकी विधि मानी जाती है मेरे दोस्तों, सबसे बड़ी अच्छी विधि, जो इसको ब्रेन स्टॉर्मिंग विधि भी कहा जाता है। इन बालकों के लिए जो सबसे बढ़िया विधि मानी जाती है वो कौन सी होती है, आपके ब्रेन स्टॉर्मिंग विधि। ये मस्तिष्क उद्वेलन विधि क्या होती है, ये अपन शिक्षण विधियों में इसको डिटेल से पढ़ेंगे, है ना। जहां आपकी शिक्षण विधियों की क्लास चल रही है वहां पे इनको अपन क्या करेंगे दोस्तों, पढ़ेंगे, है ना। आपको ये ध्यान रखना है, ऑसबर्न के द्वारा इसको क्या की गई थी, विकसित की गई थी। इसका जनक माना जाता है आपके ऑसबर्न के द्वारा इसको क्या की गई थी मेरे दोस्तों, विकसित की गई थी। ये इनके लिए विधि सबसे बेस्ट मानी जाती है। इसी के साथ आपके सृजनात्मकता का टॉपिक यहां पे खत्म। आइए एक बार रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले अपन ने सिद्धांत पढ़ा था, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत सिगमंड फ्राइड ने दिया था। इनके अनुसार सृजनात्मकता हमारी पूर्व चेतना पर निर्भर करती है। उसके बाद अपन ने दूसरा साहचर्यवाद का सिद्धांत पढ़ा, जॉन लोक ने, इनके अनुसार संयोग पर निर्भर करती है। फिर अंतर्दृष्टि का सिद्धांत पढ़ा, मैक्स वर्देमर और कॉलर का, इनके अनुसार अवबोध पर निर्भर करती है। संरचनावाद का सिद्धांत पढ़ा, विलियम वुंट और टीचनर का, इनके अनुसार प्रकृति से अंतःक्रिया पर सृजनात्मकता का निर्माण होता है। उसके बाद में अपन ने क्या पढ़ा था, सृजनात्मकता के प्रमुख मापन पढ़े। सबसे पहले टॉरेंस का पढ़ा, जिसने शाब्दिक और अशाब्दिक दोनों रूप में दिया था। यह एकांश आधारित परीक्षण है जो 3 पहलुओं का मापन करता है, धारा प्रवाहिता, मौलिकता और लचीलापन का। किंडरगार्टन से लेकर के आपके वयस्क अवस्था तक के बालकों के लिए उपयोगी माना जाता है। फिर आता है आपके रिमोट एसोसिएट, जो मेडनिक के द्वारा विकसित किया गया था, जो साहचर्यता और धारा प्रवाहिता का मापन करता है, जिसमें 40 एकांश होते हैं और केवल बड़े बालकों के लिए इसका उपयोग होता है। फिर बहुविध परीक्षण आता है गिलफोर्ड का, इन्होंने अपनी किताब द नेचर ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंसी के अंतर्गत 2 प्रकार के परीक्षण बनाए, असाधारण उपयोग परीक्षण और परिणाम सोचो परीक्षण। गेजल्स और जैक्सन के द्वारा सृजनात्मक परीक्षण का निर्माण किया गया था, जिसमें 5 परीक्षण इन्होंने निर्मित किए थे, शब्द साहचर्य, नीतिगत कथाएं, छुपी हुई आकृति को ढूंढना, समस्या का समाधान करना और वस्तुओं का प्रयोग करना। वॉलक और कॉर्गन के सिद्धांत की बात करें तो इन्होंने दबाव मुक्त खेल और स्वतंत्र वातावरण के ऊपर बल दिया था। प्रतिभा परीक्षण जो फ्लेगन के द्वारा दिया गया था, यह आश्चर्यजनक हल बताने के ऊपर जोर देता है। बाकर मेहंदी जो भारत का एक सृजनात्मक परीक्षण माना जाता है, जिसमें 4 शाब्दिक और 3 आपके अशाब्दिक परीक्षण जो है मेन बताए थे, जिनके नाम मैंने आपको पूरे के पूरे यहां पे लिखवा दिए। उसके बाद पासी का सृजनात्मक परीक्षण, सक्सेना का सृजनात्मक परीक्षण, शर्मा का बहुविध परीक्षण भी आपको याद रखना है। व्यवहारिक परीक्षण में मैंने आपको बता दिया है कि असामान्य प्रयोग परीक्षण होता है, जिसमें मौलिकता का मापन होता है, शब्दों का प्रयोग करना होता है कि एक शब्द पर आप कितना प्रयोग कर सकते हो। परिणाम सोचो के अंतर्गत आपको परिस्थिति का परिणाम बताना होता है। वर्ण विपर्य के अंदर आपको एक शब्द दिया जाता है, उसके पहले वर्ण के आधार पर आप कितने वाक्य या शब्द बना सकते हो, उसका निर्माण करना होता है। फिर अंत में अपन ने पढ़ा कि इन बालकों का शिक्षा कैसी होनी चाहिए, तो इन बालकों को
जो है आत्म अभिव्यक्ति के लिए प्रेरित किया जाए, पुरस्कृत किया जाए, जानबूझकर विवादात्मक प्रश्न पूछे जाएं, रचनात्मक विकास किया जाए, स्वतंत्र वातावरण दिया जाए, जिज्ञासा उत्पन्न की जाए, अभिप्रेरित किया जाए और समस्या समाधान से जुड़ी हुई विधियों का प्रयोग किया जाए, जिसमें मस्तिष्क उद्वेलन विधि, जिसको ब्रेन स्टॉर्मिंग भी कहते हैं, ऑसबर्न जिसका जनक माना जाता है, ये विधि भी इन बालकों की शिक्षा के लिए बड़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसी के साथ में आपके सृजनात्मक बालकों का टॉपिक जो है यहाँ पे समाप्त होता है। बढ़िया तरीके से मैंने जितना सृजनात्मक बालकों को आपको डिटेल से पढ़ा सकता था उतना बताया था। कल की क्लास में अपन विकलांग बालक, अलाभान्वित बालक और समस्यात्मक बालक पढ़ेंगे और उसी के साथ ये टॉपिक भी खत्म, उसी के साथ में आपके मनोविज्ञान के जो मुख्य चैप्टर है वो भी क्या हो जाएंगे, आपके समाप्त हो जाएंगे। तो क्लास तो बढ़िया लगी होगी और बढ़िया लगी है तो आपको कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करके बताना है, क्योंकि आपको पता है कि मैं लाइक, शेयर या सब्सक्राइब जैसे कोई काम आपसे नहीं करवाता हूं सिवाय एक कमेंट के। तो प्रतिक्रिया तो आपको देनी ही पड़ेगी, तो कमेंट बॉक्स में जाकर के अपनी प्रतिक्रिया का निर्माण अवश्य करें। आशा करते हैं कि आज की क्लास में जो कुछ भी पढ़ा, सीखा, जाना, समझा, याद किया वो आपके आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बड़ा लाभकारी या हितकारी सिद्ध होगा, ऐसी मैं आशा करता हूं, ऐसा मुझे विश्वास है। तो बिल्कुल हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, प्रसन्नचित्त रहे, आनंद में रहे, मजे लेते रहे, लेकिन साथ साथ में अपनी तैयारी को भी जोरों शोरों से जारी रखें। कल फिर मिलेंगे कुछ नए कंटेंट के साथ में, तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। थैंक यू सो मच। राधे राधे एंड जय हिंद।